Myself Vikas Yadav, a team member of Youth Power Academy. Welcome you all in a new module of Indian polity, that is what is constitution and what is the difference between written constitution and unwritten constitution. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं that what is constitution is all about and what is the difference between written constitution and unwritten constitution. सबसे पहले हम पढ़ेंगे one of the most basic definition of the constitution, that is Constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state to be constituted and what norms it should be follows. जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा that why do you not need constitution, वहाँ पे हम जब बात कर रहे थे कि about the state, that how the state has been formed, तो वहाँ पे हमने एक बात किया था that social contract ट्रेडिशन. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन कहता क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन बोलता है कि स्टेट इज नॉट अ डिवाइन ओरिजिन. स्टेट एक डिवाइन ओरिजिन नहीं है लाइक इन द मिडाइवल टाइम, बट स्टेट इज क्रिएटेड बाय द पीपल इटसेल्फ, दैट people come together and they frame a contract and result of that contract is a state, या बोल सकते हैं that product of that contract is state. अब जब स्टेट बन गया है तो आखिर वो जो स्टेट जो है वो बनेगा कैसे, ठीक है, तो वो स्टेट कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, जो है, और उसके बाद जो है ये वो स्टेट जो है कौन कौन से नाम्स को फॉलो करेगा, ठीक है, इन सब आखिर कुछ प्रोविजंस तो होने चाहिए ना कहीं पे रिटेन डाउन. तो वहीं पे हमको क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हुई, ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो यहीं से हमारी फर्स्ट डिफिनेशन आती है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डिफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस डिफिनेशन पे. One of the more advanced definition of the constitution is that constitution is a legal document. Constitution क्या है? एक legal document है having or possessing a special legal sanctity, जो कि एक special legal sanctity को possess करता है and contains people faith and aspiration. ठीक है, contains people faith and aspiration से यहाँ पे मतलब आप समझिएगा कि जब हम प्रियम्बल की लैंग्वेज पे जाते हैं तो प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. आखिर ये क्या कर रहा है? हम ये बोल रहा है कि हम लोग जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम आखिर इंडिया को कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम कैसा देश की एक जो है कल्पना करते हैं, वो कैसा करते हैं कि जो सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये हो, ठीक है. तो ये दैट्स व्हाई हियर इट हैज बीन सेड दैट इट कंटेन्स पीपल फेथ एंड इंस्पिरेशन. और साथ ही साथ वहाँ पे प्रेम्बल में ये भी बात की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कि ऐसा हो ऐसी कंट्री हो जहाँ पे जस्टिस, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो. अगर हम स्पेशली जस्टिस की बात करें तो वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई. तो करता क्या है कंटेंट्स, वो ये प्रियम्बल क्या है आपका? प्रियम्बल इज लाइक अ सोल. तो ये यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेन करता है, जो कि पीपल्स के फेथ एंड इंस्पिरेशन को कंटेन करता है. आगे बढ़ते हैं. इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड एंड ऑल अदर लॉज ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड शुड बी कन्फर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या होता है? किसी भी देश का एक फंडामेंटल लॉ होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, और उसके अलावा जो भी कानून या जो भी लॉज जो है बनते हैं उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फर्म होना पड़ता है. जैसा कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिनारियों में बात करें तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ कानून बनाता है तो वो जो लॉ या कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये कौन चेक करता है? ये चेक कौन करता है? जुडिशरी चेक करता है. किसके बिहाफ पे चेक करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे चेक करता है कि दैट लॉ व्हिच हैज बीन मेड बाय द पार्लियामेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. That's why it is a fundamental law of land and all other laws of the country in order to be legally valid should be confirmed from the constitution itself. ठीक है, तो एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट which I am trying to deliver. Constitution is a legal document having or possessing a special legal sanctity
and contains people, faith and inspiration. It is a fundamental law of land and all other laws of the country in order to be legally valid should be confirmed from the constitution. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब हम चलिए बिना टाइम लिए आगे बढ़ते हैं कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Either they are following written constitution or they are following unwritten constitution. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं what is the difference between written and unwritten constitution. My first point is that written constitution is codified. Codified means what? Codified means that which follows a particular set of pattern, जो कि एक particular set of pattern को जो है follow करता है। ठीक है, दैट इज नोन एज कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न की बात करता हूं, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है? या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द या बोल सकते हैं लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोडिफाइड है, जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट पॉइंट है। अब कोडिफाइड कैसे है ये जानते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स की। जब मैं बात करता हूँ पार्ट्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट में क्या बात करता है? फर्स्ट पार्ट में बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड पार्ट में बात करता है वो सिटीजनशिप के बारे में। थर्ड पार्ट में वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फोर्थ पार्ट में वो बात करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। फिर फोर्थ ए पार्ट में क्या बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट के बारे में क्या बात करता है? यूनियन के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद क्या बात करता है? सिक्स्थ पार्ट में स्टेट के बारे में बात करता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज कोडिफाइड मींस विच इज फॉलोइंग अ पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न, जो कि एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि पहले वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद उनके सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद यूनियन फिर स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पार्ट्स में एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न आपको दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा हम आर्टिकल में बात कर लेते हैं। क्या आर्टिकल्स में भी एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहा है? या हम बोल सकते हैं हाँ, कि जैसा कि हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स में देखते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल में बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल आपका एक आर्टिकल देख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या बताता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 क्या बोलता है? 53 बोलता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 54 क्या बोलता है? कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 क्या बोलता है? कि आपका मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कोशिश क्या की जा रही है कि देखिए एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न की बात की जा रही है। सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात किया जा रहा है, ठीक, प्रेसिडेंट की बात किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हम उनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आखिर उनको मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आखिर उनको कैसे इलेक्ट करना है, कैसे चुनना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्ट्स में भी एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न जो है यहाँ पे है, साथ ही साथ जो है विद इन द पार्ट्स में भी एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न की बात की जा रही है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड। ठीक है, अच्छा, वन अनदर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे माइंड में आ रहा है कि आखिर ये कोडिफाइड हुआ कैसे? तो यहाँ पे हमको जवाब मिलता है कि जो जैसा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं, मेजर प्रोविजंस हैं, वो अलग अलग कंट्रीज से बारोड किए गए हैं। तो जब अलग अलग कंट्रीज से बारो करके उसके बाद उसको एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक पार्टिकुलर बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही है, तो उन्होंने कोशिश किया कि इसको जो है कोडिफाइड एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न में रखा जाए, जिससे कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन समझने में और साथ ही साथ स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में आसानी हो सके। अब हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरा फर्स्ट पॉइंट है
कि it is non-codified. Non-codified means the provision of the unwritten constitution are not codified. Not codified means which is not following a particular setup pattern, जो कि एक particular setup pattern को follow नहीं कर रहा है. ठीक है, आगे हम ये जानेंगे कि why they are not following a particular setup pattern. इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं है कि दैट अनरिटन मींस दैट दे हैव नॉट रिटन डाउन. इट डजंट मीन लाइक दैट. प्रोविजंस आर रिटन डाउन. ऐसा नहीं है कि रिटन डाउन है, ठीक है, बट दे आर नॉट कोडिफाइड. दे आर नॉट फॉलोइंग अ पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ. माई सेकेंड पॉइंट इज दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेक्टेड. Written constitution is enacted. What it means? It means that they are enacted by the particular body on a particular point of time. जो कि एक particular body के द्वारा जो है बनाए गए हैं, एक particular संस्था के द्वारा बनाए गए हैं और एक particular time पे बनाए गए हैं. As an example हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी जिसका मेन पर्पज जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था. ठीक है, तो उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26th डे ऑफ नवंबर 1949, जैसा कि प्रीएम्बल में लिखा गया है. तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे इट इज इनेक्टेड. ठीक है, इनेक्ट किया गया है एक पार्टिकुलर बॉडी के द्वारा, एक पार्टिकुलर संस्था के द्वारा और एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन जब हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनेक्टेड. व्हाट इट मींस? इट मींस दैट इट हैज बीन नॉट फ्रेम्ड बाय द पार्टिकुलर बॉडी. ठीक है, एंड नॉट ऑन द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. In another words, we can say that it has been evolved over period of time. कि ये क्या है कि समय के साथ ये जो है इवॉल्व हुआ है. ये किसी ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको फ्रेम किया गया है या पार्टिकुलर एक किसी बॉडी को बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम हैज वन ऑफ द मोस्ट, ये बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो ऐसा नहीं था कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था. ठीक है, वो अब जैसा कि हम एक मैग्ना कार्टा की बात हम कर लेते हैं. मैग्ना कार्टा था क्या? मैग्ना कार्टा वाज लाइक एग्रीमेंट. वो एग्रीमेंट क्या था कि 1215 एडी में जो किंग जॉन सेकेंड थे और वहाँ के लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा. ठीक है, मैग्ना कार्टा में क्या था एक्चुअली? मैग्ना कार्टा एग्रीमेंट क्या हुआ था कि वहाँ पे क्या था कि किंग जॉन सेकेंड ने वहाँ पे टैक्स जो है लेवीट किए थे, टैक्स लगाए थे. टैक्स लगाने के बाद वहाँ पे लोगों के बीच रिसेंटमेंट आया था, तो लोगों ने अपोज किया था. तो अपोज करने के बाद जो है किंग जॉन सेकेंड को एक जो है एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, जिसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए कि जैसे कि आप जो है अब जो टैक्स जो भी रखेंगे विद द कंसेंट ऑफ पीपल रखेंगे, आप जो है एक पार्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न आप फॉलो करेंगे. वहां पे रूल ऑफ लॉ की भी बात की गई. ठीक है, तो ये सब बात वहां पे की गई, दैट इज नोन एज मैग्ना कार्टा. तो मैग्ना कार्टा भी जैसा कि हम देखते हैं कि दैट इज आल्सो लेटर जो है दैट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे विद द टाइम जैसे जैसे क्या हुआ कि वहाँ पे कोई नेसेसिटी हुई या जैसे जैसे आवश्यकताएं हुई, उनके अकॉर्डिंग जो विद टाइम पार्टिकुलर टाइम पे जो है वहाँ पे कुछ रूल्स एंड कुछ कानून बनाए गए. वो रूल्स एंड कानून क्या हो गए कि धीरे धीरे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते चले गए. ठीक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पार्लियामेंट्री लॉज भी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं. कुछ रूल्स एंड कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स जैसा कि मैग्ना कार्टा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. साथ ही साथ कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ठीक है, तो विद टाइम वो इवॉल्व होता चला गया है. दैट इज, तो हमने पढ़ा आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. 1 मिनट.
सॉरी फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे और आपको समझनी होगी कि देखिए, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वन ऑफ द इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब मत समझिएगा, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व होगा आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाएगा उसके बाद जो है वो इवॉल्व होगा। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका इनेक्ट किया गया, दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस आया 26 डे ऑफ नवंबर 1949, उसके बाद क्या हुआ कि हमने ऐसा नहीं कि वो स्टेशनरी हो गया, उसने वो इवॉल्व नहीं किया, वो भी इवॉल्व हुआ। इवॉल्व कैसे हुआ कि थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थ्रू इवॉल्व हुआ। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी जो हुए, जो जुडिशियल मेजर जुडिशियल डिसीजंस, जैसे कि आपका केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, ये भी जो है कहीं ना कहीं ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व होता है, हम ये नहीं मान के चल सकते कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेशनरी होता है। ठीक है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब जब बात कर लेते हैं कि दैट, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, इसका मतलब क्या हुआ कि somehow that judiciary, executive and legislative, they are inferior to the constitution। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम मतलब जब भी कोई पार्लियामेंट कानून बनाता है, वो जो लॉ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ठीक है, वो कौन करता है? जुडिशरी चेक करता है। तो जुडिशरी चेक क्या करता है कि वो लॉ जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ठीक है, बस इतना चेक करता है। लेकिन देखता किसकी तरफ है? कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। अब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हम देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दैट पार्लियामेंट, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये समझना होता है कि मतलब एक कुछ कोडिफाइड लॉ होनी चाहिए, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स होने चाहिए, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम होता है। ठीक है, पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम। ठीक है, ये पॉइंट आप समझिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इज सुप्रीम एंड, तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा कि देयर विल बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज, कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, ठीक है, एंड जो कि अदर लॉज होंगे, यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के केस में आप देखते होंगे कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं, ठीक है, थ्रू द डिफरेंट मेजॉरिटीज। तो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका, अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेता हूँ, नो सच डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज। मतलब आप जनरली देखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जैसे बनाए जाते हैं, सेम उसी मैनर में बनाए जाएंगे, एंड अदर लॉज जो होंगे वो भी उसी मैनर में बनाए जाएंगे। उसके लिए ना तो डिफरेंट नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो होगा क्या कि अगर पार्लियामेंट्री, मान लीजिए कोई यूके के केस में मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पे पार्लियामेंट कोई लॉ बना देता है, उसको एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट का दर्जा मिल जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब क्लियर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा आपका, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अदर लॉज। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ठीक है, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल दैट जुडिशरी एंजॉय वाइडर पावर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे क्या होता है कि जो जुडिशरी होता है वो एंजॉय करती है वाइडर पावर। वाइडर पावर इन द सेंस कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास पावर तो है दैट दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हु विल चेक
that law is constitutional or not. Judiciary will check that law is constitutional or not. That's why I said that judiciary enjoy wider power. तो वहां पे हम देख रहे होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में आप या बात कर लें तो वहां पे अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें चेक की जा रही हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ पे एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि देखिए एक होता है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थोड़ा सा आप हमको मैं थोड़ा सा दे दूंगा रिव्यू आपको। प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ कि मान लीजिए कोई कानून बनता है तो उस कानून बनाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं जो जिसको फॉलो करना होता है। तो अगर तो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय की कानून के तहत अगर जो लॉज को जो है फॉलो किया जा रहा है दैट इज प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि वहां पे कुछ एथिकल पर्पज भी घुस जाता है कि जैसे कि वो दैट लॉ इन इटसेल्फ इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, वो भी चेक करता है प्रोसीजर के साथ, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाता है। ठीक है, तो यूएस के सेंस में अगर बात किया जाए तो यूएस के सेंस में बात किया जाए तो यूएस जुडिशरी हैज पावर वहां पे है कि मतलब वहां पे क्या है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस लॉ मींस अगर कोई पार्लियामेंट कानून बनाता है तो ठीक है वो ये बोल सकते हैं कि वो आपका है कि उसने पार्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, और उसके बाद वो लॉ इन इटसेल्फ राइट है और रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है, ये भी चेक करता है। इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इन्वॉल्व किया गया मेनका गांधी के केस के साथ। ठीक है, मेनका गांधी के केस के साथ। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट जुडिशरी एंजॉय वाइडर पावर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी जो है वाइडर पावर एंजॉय नहीं करती है। इन अनदर वर्ड्स जुडिशरी एंजॉय लेसर पावर इन द सेंस कि जुडिशरी हैज ओनली वन पावर। दैट जनरली क्या होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशरी के पास बस यही पावर होता है, यही देखता है कि जो पार्लियामेंट कानून बनाया है वो कानून बनाते वक्त उसने एक पार्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया है कि नहीं किया है। वो ये चेक नहीं करने वाली है कि राइट इन दैट लॉ इन इटसेल्फ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, पार्लियामेंट जो कानून बना दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको जुडिशरी के पास पावर नहीं है कि जुडिशरी विल चेक दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, दैट जैसा कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है। ठीक है, तो वहां दैट्स व्हाई आई सेड दैट जुडिशरी एंजॉय लेसर पावर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज व्हिच हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दैट माय सिक्स्थ पॉइंट इज दैट जनरली दैट written constitution in the countries which have the written constitution are rigid or flexible या are unitary or federal। उसके पहले वाला पॉइंट देखिए, जनरली क्या होती है जो कंट्रीज होती हैं which have the written constitution वो होती है यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी इन द सेंस वन एग्जांपल आपके माइंड में आ सकता है कि दैट इज वो यूनिटरी इन द सेंस कि दैट इज आई थिंक बांग्लादेश एंड फेडरल का आप एग्जांपल ले लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें। फेडरल का यहाँ पे तात्पर्य है कि दैट जनरली जो होती है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कंट्रीज आती हैं जिनके पास हैं वो क्या होता है वो कंट्रीज क्या होती है फेडरल पॉलिटी होती है। फेडरल पॉलिटी मतलब दैट पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो कुछ पावर्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी और कुछ जो पावर्स होंगी वो क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में बात किया गया वहां पे क्या डिफरेंट लिस्ट दी गई हैं जहां पे आपका यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट ही कानून बना सकता है एंड सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल ही कानून बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट एंड सेंटर दोनों कानून बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिव कंट्रोल स्टेट को दिया गया है। ठीक है, वहां पे सेंटर इंटरफियर नहीं कर सकता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड दैट in the written constitution they are unitary or federal। तो यूनिटरी भी हो सकते हैं फेडरल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मेजॉरिटी जो है वो यूनिटरी ही होते हैं।
ठीक है, वो यूनिटरी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर के पास ही एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। ठीक है, इट मींस दैट पावर हैज बीन नॉट बीन डिवाइडेड, वहां पे पावर क्या हो गया, डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी, वो क्या होते हैं, यूनिटरी होते हैं। जैसा कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वही सेंट्रल अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल करती है, सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसी के पास होते हैं। ठीक है, दिस इज द 6th पॉइंट। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट मेरा है कि दैट इन द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और द कंट्रीज विच हैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर रिजिड, जनरली रिजिड, फ्लेक्सिबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि रिजिड, रिजिड मतलब क्या हो गया कि कुछ कठोर। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके, दैट इज रिजिड। ठीक है, मतलब जिसको चेंज करने के लिए आपको मतलब काफी मतलब एक डिफरेंट प्रोसीजर के तहत गुजरना पड़ेगा, दैट इज रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब हो गया विच कैन बी इजिली चेंज्ड, जो कि आसानी से चेंज किया जा सके। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी से कहना है कि जैसे कि रिजिडिटी मतलब जिसको, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना हो, अगर उसको आसानी से चेंज किया जा सके दैट इज फ्लेक्सिबल, एंड अगर जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके दैट इज रिजिड। ठीक है, अब हम चलिए जैसे ठीक है, ओके। अगर मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की तो आप बात कर सकते हैं कि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट भी देख रहे होंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ कंट्रीज हैं जो कि विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब कि अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, ठीक है, कुछ नए प्रोविजंस को ऐड करने, कुछ चेंज करना है, तो आपको कहीं कहीं तो आपको आप बिल्कुल इजीली आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कई कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको आपको चेंज करने के लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टफनेस से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाने हैं, तो थ्रू द 3 डिफरेंट मेजॉरिटीज वी कैन ब्रिंग चेंज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट बात करते हैं कि बाय द सिंपल मेजॉरिटी वी कैन चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या मतलब, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है कि फ्लेक्सिबल है कि बाय द सिंपल मेजॉरिटी वी कैन चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे कुछ प्रोविजंस है जिसमें जो है सिंपल मेजॉरिटी से जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ नए स्टेट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने हैं, तो आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। ठीक है, आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एबॉलिश करनी है, उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की भी जरूरत होगी, उसके लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। कोरम इन द पार्लियामेंट के लिए भी आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं उनको कुछ प्रिविलेज देना हो तो भी आपको सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद उनके सैलरी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वहां पे भी आपको अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी है। ठीक है, तो उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, उसके ये सब क्या है कि आप सिंपल मेजॉरिटी, दीज आर शोइंग द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन प्रोविजंस को हम जो है इजीली जो है चेंज कर सकते हैं एक सिंपल मेजॉरिटी से। जैसा कि पार्लियामेंट में और कानून बनते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको भी जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज प्रोविजंस आर शोइंग दैट फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ रिजिड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ इसको हम कैसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने हैं, तो जैसे कि 2 तरीके से बदलाव होगा, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में, साथ ही साथ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दीज
पॉइंट्स आर शोइंग द रिजिड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहां पे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बदलाव करना है तो आपको जो है स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होगी। अगर स्पेशल मेजॉरिटी भी अलग अलग टाइप की होंगी, ये हम आप किसी डिफरेंट मॉड्यूल में बात करेंगे। जैसे कि वहाँ पे आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि ग्रेटर देन 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वहाँ पे आपको 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी लागू हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक डिफिकल्टी देख रहे होंगे, एक और प्रोविजन है कि यहाँ पे कि विद द स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे आप देखते होंगे रिजिडिटी का जो नेचर है वो बढ़ रहा है। चलिए कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। जैसे आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस में अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डीपीएसपी से रिलेटेड वहाँ पे भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जहाँ पे कि स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ द स्टेट्स। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है तो हमको देखना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। साथ ही साथ अगर 7 शेड्यूल में आपको कोई भी वहाँ पे पॉइंट ऐड करना है या चेंज करना है तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट चाहिए। तो यहाँ पे रिजिडिटी दो पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं कि हाउ द रिजिडिटी इज इंक्रीजिंग, या ये बोल सकते हैं हाउ दैट नेचर इज चेंजिंग फ्रॉम द फ्लेक्सिबल टू द रिजिड, ठीक है। कैसे चेंज हो रहा है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि इन द मैनर ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। और सेकंड आप देख रहे हो रिजिडिटी विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन बॉडीज, कि जैसा कि पहले पार्लियामेंट चेंज कर दी, यहाँ पे क्या हो गया, पार्लियामेंट के साथ साथ कुछ स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिए, मोर देन वन बॉडी इन्वॉल्व। तो यहाँ पे रिजिडिटी 2 सेंस में जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। That's why I said that written constitution will be either rigid or flexible or the combination of both, ठीक है। ये हमने एग्जांपल से समझाना चाहा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या हुआ कि वहां पे ऐसा नहीं कि वहां पे आपको रिजिडिटी चाहिए, जैसा कि और कानून पास होते हैं, जैसे कि और लॉज बनते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे और लॉज को बनाने में जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी बनाने में वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और दे कैन बी इजिली अमेंडेड। अब यहाँ पे एक पॉइंट और रख लेते हैं कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको चेंज करने के लिए आपको मतलब जो रिजिड नेचर को शो करता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबल नेचर को शो करता है। ये क्यों रखा गया होगा, ये मेनली ये इसलिए रखा गया होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दैट दे आर फंडामेंटल लॉ, कि वो आसानी से चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो कोई भी आएगा, कभी भी कोई गवर्नमेंट आएगी उसको आसानी से चेंज कर देगी, और उसको चेंज करने के लिए एक डिफरेंट मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक डिफरेंट मेजॉरिटी की जरूरत होनी चाहिए। इसीलिए उसको थोड़ा सा रिजिड रखा गया है कि नहीं, दे आर मोर फंडामेंटल, क्योंकि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन सम प्रोविजंस आर मोर फंडामेंटल टू द अदर प्रोविजंस। तो वो जो मोर फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी, और साथ ही साथ एक और जो हमने बात किया कि विद द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ स्टेट्स की भी जरूरत हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यह क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ऐसा नहीं कि कोई भी आए और एक सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर दे, दे आर मोर फंडामेंटल, ठीक है। दैट्स व्हाई उनको चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़नी चाहिए, इसीलिए उसको थोड़ा रिजिड रखा गया है कि जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके, ठीक है। और फ्लेक्सिबल के साथ रखा गया कि नहीं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे हमको मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विद द टाइम टू टाइम कुछ ना जरूरतें तो ऑटोमेटिक पड़ती हैं, तो दैट्स वाई उसको जो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल रखा गया है। ये हमने समझाने की जरूरत थी, ठीक है। या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मोर प्रोग्रेसिव नेचर को शो करता है कि नहीं, आसानी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी को वो डिनोट करता है कि नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा रिजिडिटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम नियर अबाउट हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
the countries which have the written constitution and the countries which have the unwritten constitution. Countries की बात कर लें तो जैसे इंडिया is one of the lengthiest written constitution. USA is one another country which have written constitution. जापान की हमने बात की, ठीक है. कनाडा की बात हमने कर ली. श्रीलंका की जिसमें हमने बात किया था कि फ्लेक्सिबल कि विच हैव द फ्लेक्सिबल, वहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज किया जा सकता है. साथ ही साथ अब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. यूनाइटेड किंगडम की बात सबसे पहले आती है जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो जिसमें हमने मैग्ना कार्टा का भी जिक्र किया. साथ ही साथ इजराइल एंड न्यूजीलैंड, ठीक है. दीज आर द कंट्रीज विच हैव द रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सॉरी. तो आज हमने पढ़ा कि what is constitution is all about and what is the difference between the written constitution and unwritten constitution, ठीक है. तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट में जो है अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी डेवलप हो, क्योंकि बिना ये जाने कि आखिर वो है क्या, वो काम क्या करता है, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा. तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जो है सब्जेक्ट में जो है बेहतर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ठीक है, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को एक बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है. हम इसी कोशिश के साथ अपने हम जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम जो है आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने जो है क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है. मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी पूरा कवर कर लिया है. उसके बाद मैंने अपने पिछले मॉड्यूल्स में बात किया व्हाई डू यू नीड कॉन्स्टिट्यूशन. आज हमने बात किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ माई लेक्चर्स. सो आई होप दैट यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स एंड यू आर ऑल्सो स्प्रेडिंग टू अदर्स, ठीक है. आप और लोगों को भी हमारे लेक्चर्स कि हमारे लेक्चर्स के से अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो एटलीस्ट 5 लोगों तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत लोगों तक, 5 लोगों तक आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए. ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश होगी, ठीक है, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट्स के साथ आने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ आपके जो है वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप हमारे फीडबैक्स को देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है. सो थैंक यू फ्रॉम द यूथ पावर एकेडमी वंस अगेन, एंड in the next module we'll come up with some different concepts, some different learnings. So okay friends.